दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए आज वोटिंग। दिल्ली के चुने हुए पार्षद इस चुनाव में करेंगे वोटिंग। इस पद के लिए दो ही पार्टियां मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन नंबर आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि एमसीडी चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता, मतलब क्रॉस वोटिंग पर कोई रोक-टोक नहीं है। पार्टी का आदेश मानने या फिर न मानने के लिए पार्षद स्वतंत्र हैं और अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर किसी भी दल का उम्मीदवार मेयर बन सकता है। दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाए हैं। इनमें से जीते कोई भी, लेकिन नए सिरे से एकीकृत नगर निगम को महिला नेतृत्व मिलना ही तय है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के 134 जीते हुए पार्षदों के साथ मेयर पद के लिए उम्मीदवार शैली ओबरॉय की जीत पक्की मानी जा रही है। मेयर का चुनाव 1 साल के लिए होता है, लेकिन इस बार चुनी जाने वाली मेयर का कार्यकाल केवल 3 महीने के लिए है। दिल्ली नगर निगम के एक्ट के मुताबिक मेयर का कार्यकाल हर साल 1 अप्रैल से शुरू माना जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 112वां दिन है। ये यात्रा अब हरियाणा में दूसरी बार एंट्री कर चुकी है। यहां यात्रा का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। आज तड़के सनौली पानीपत रोड में से पदयात्रा शुरू हुई और इसके पहले लोगों ने आतिशबाजी की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी आज पानीपत में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद वो करनाल के लिए रवाना होंगे। वहां से कुरुक्षेत्र और अंबाला जाएंगे और इसके बाद 10 जनवरी को पंजाब में यात्रा की एंट्री होगी। हरियाणा में पहले चरण में यात्रा नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम पहुंची थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राम मंदिर 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को साउथ त्रिपुरा के सबरूम शहर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कांग्रेस और वाम दलों पर निशाना साधा। गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकी संगठन कश्मीर में ऑपरेट करता था। ये लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। कश्मीरी युवाओं को आतंकी बना रहा था ये संगठन और इसके अलावा लश्कर कमांडर मोहम्मद खुबैब को आतंकी भी घोषित किया गया है। खुबैब इस समय पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। सीमा पर वो भारत में आतंकी गतिविधियां करवा रहा था। लगातार ये आतंकी घाटी को अशांत करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार पैदा होने के बाद राहत बचाव के लिए इंतजाम तेज किए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने एनटीपीसी और एचसीसी कंपनी को एहतियातन 2,000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार कराने का आदेश दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के हालात की उच्च स्तरीय समीक्षा के साथ आज शाम को बैठक बुलाई है। सीएम खुद जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा ले सकते हैं। इस बीच प्रशासन ने हेलंग बाईपास निर्माण कार्य, एनटीपीसी, तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और अन्य निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी रोक दिया गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल में पिछले 15 दिनों से लगातार छापेमारी के बाद तिहाड़ जेल के डीजी ने 5 जेल अधिकारियों को सस्पेंड किया है। तलाशी अभियान में अब तक 115 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तिहाड़ के डीजी संजय बेनीवाल के आदेश पर 14 जेल बैरक की तलाशी ली गई है, जिसमें कई गैंगस्टर के गुर्गों के पास से मोबाइल बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कंजावला कांड के मामले में 6ठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी का नाम आशुतोष है। जिस कार से वारदात को अंजाम दिया गया था वो आशुतोष की ही है। आशुतोष पर आरोप है कि उसने गाड़ी अमित को दी थी, लेकिन वो इस बात को छिपा रहा था और उस वक्त गाड़ी अमित ही चला रहा था जब लड़की का एक्सीडेंट हुआ। सूत्रों के मुताबिक कार में सिर्फ 4 लोग सवार थे। कार में दीपक खन्ना सवार नहीं था। आरोपियों ने प्लान के तहत दीपक खन्ना को घर से बुलाया था और उसको ड्राइवर के तौर पर दिखाया था। अमृतसर हवाई अड्डे पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। ये यात्री न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान का इंतजार कर रहे थे। यात्रियों को चेक इन करवा दिया गया था, लेकिन कोहरे की वजह से उड़ान अमृतसर नहीं पहुंची। यात्रियों का आरोप है कि देर होने की स्थिति में उनके लिए होटल या रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। झारखंड के पारसनाथ पर्वतीय क्षेत्र में स्थित तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में
विकसित करने की योजना सरकार ने वापस ले ली है। केंद्र और झारखंड सरकार ने इस सिलसिले में कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जैन समाज की मांगे मान ली। दोनों सरकारों ने इस क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन और पर्यटन को लेकर चलाई जा रही गतिविधियों को रोकने का फैसला किया है ताकि यहां की पवित्रता बरकरार रहे। दिल्ली में आज पारा और गिरा है। राजधानी के आयानगर इलाके में आज तड़के तापमान 1.8 डिग्री तक पहुंच गया, यानी 2 डिग्री से भी नीचे। वहीं सफदरजंग इलाके में तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। कल दिल्ली में तापमान 3 डिग्री से भी नीचे चला गया था। आज सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 0 के समान हो गई। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। श्रीनगर लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला में भारी बर्फबारी के बावजूद प्रोजेक्ट बीकन के तहत बीआरओ ने इस दर्रे को ज्यादा वक्त तक खोले रखने में कामयाबी हासिल की है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर जोजिला पास 11,643 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच जीवन रेखा के तौर पर काम करता है। पिछले साल जोजिला पास को 3 जनवरी 2022 तक खुला रखा गया था। इस बार 6 जनवरी तक इसे खुला रखा जाएगा। -20 डिग्री तापमान, कम ऑक्सीजन, बर्फीली हवा, तूफान और लगातार हिमस्खलन के बाद बीआरओ ने दर्रे पर वाहनों का निर्बाध आवाजाही तय की है। राजस्थान में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। 12 जिले में बढ़ती सर्दी और शीतलहर के चलते सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 9 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। 12 जिले में कल न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। आज सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। ठंड के चलते शहर की सड़कों और हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार कम है और सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। माउंट आबू में सर्दी रंग दिखा रही है। ये ओस की बूंदें बर्फ बनकर जमी हुई नजर आई। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट के चलते रात को पड़ने वाली ओस की बूंदें और ज्यादा सख्त होकर बर्फ की चादर में तब्दील हो गई। घास के खुले मैदान पर जमी ओस बर्फ का दरिया बनी हुई है। गाड़ियों पर ओस की मोटी परतें जमी हुई हैं। सुबह यहां का न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया। लगातार जारी कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते सर्द हवाओं से ठंड काफी तेजी पर है। पंजाब के भी कई इलाके घने कोहरे की आगोश में हैं और कड़ाके की ठंड जारी है। भटिंडा में घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही में मुश्किलें आ रही हैं। इलाके में तड़के सड़कों पर कम आवाजाही दिखी, जबकि ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में शीतलहर और कोहरा इस कदर जारी है कि आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। चाहे सड़क मार्ग हो या वायु मार्ग या फिर रेल मार्ग, हर जगह पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि चंडीगढ़ और पंजाब के कई शहर हिमाचल के शिमला से ज्यादा ठंडे हैं। चंडीगढ़ में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 से 7 दिनों तक ठंड से किसी तरह की निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर भारत में बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के चलते पंजाब और राजस्थान के साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। गुजरात के 4 शहरों में तापमान 11 डिग्री से भी कम रह गया है। उत्तर गुजरात में ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। ठंडी उत्तर पूर्वी हवाओं के असर से राज्य में शीतलहर लौट आई है। अहमदाबाद सहित पूरे राज्य में पारा 8 से 16 डिग्री के बीच गिर गया और लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड में कुछ कमी जरूर आएगी। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में घने कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड के बीच ठिठुरन के चलते लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए सड़कों के किनारे और घरों में लोगों ने अलाव का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। घने कोहरे के चलते लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट दिन में भी जलाकर चलना पड़ रहा है। बिहार में भी कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। यहां के दरभंगा में कई दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। सर्द पछिया हवा के चलते और बढ़ गई है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इंसान, क्या जानवर, सभी सर्दी के बचाव के लिए आग के पास समय गुजार रहे हैं।
केदारनाथ धाम में अभी तक पहले के मुकाबले कम बर्फबारी हुई है। यहां पर चारों तरफ वीरानी छाई हुई है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जनवरी में बर्फबारी बेहद कम है। पहले इन दिनों में केदारनाथ धाम में 5 फीट से ज्यादा तक बर्फ जमी रहती थी, लेकिन अभी तक यहां पर 1 इंच भी बर्फ नहीं जमी है। यहां बीते दिसंबर महीने में सिर्फ 3 बार ही बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फ इतनी कम गिरी कि कहीं जम नहीं पाई। संगम नगरी प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मेले का शुभारंभ हो गया। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर यहां पर संगम पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूर्णिमा का स्नान भोर से ही शुरू हो गया। पौष पूर्णिमा पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाकर अपने लिए मोक्ष की कामना करते हैं। हालांकि प्रयागराज में बेहद ठंड है और कोहरा भी है, लेकिन लोगों की आस्था इस ठंड और कोहरे पर भारी पड़ रही है। पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद से ही माघ महीने की शुरुआत हो जाती है। प्रयागराज में माघ में ही हर साल लाखों श्रद्धालु 1 महीने तक रहकर कल्पवास करते हैं। कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर ही होता है। पौराणिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन से ही सभी 33 करोड़ देवी देवताओं भी संगम की रेती पर आकर 1 महीने के लिए अदृश्य रूप से विराजमान हो जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक संगम की रेती पर कल्पवास करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रयागराज में इस बार माघ मेले के लिए प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। सुरक्षा और निगरानी के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन से पूरे माघ मेले क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। पुलिस की 14 थाने और 38 चौकियां भी बनाई गई हैं। श्रद्धालुओं को माघ मेले में पहुंचने में सहूलियत हो, इसके लिए यूपी रोडवेज ने 2400 बसों का बेड़ा तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों से डायरेक्ट माघ मेले के लिए बसें चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ रेलवे की तैयारियां भी पूरी हैं। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले में पहुंचने वाले मुसाफिरों की मदद के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। स्नान पर्व पर प्रयागराज पहुंचने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास रूट बनाए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले गंगा सागर मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। गंगा सागर मेला 8 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा। दक्षिण 24 परगना जिले में होने वाले गंगा सागर मेले में अभी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति से पहले यहां पहुंचे श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद यहां पर पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात के सूरत में मकर संक्रांति उत्सव की तैयारियों के सिलसिले में पतंगों की मांग बढ़ गई है। यहां के बाजारों में नई नई डिजाइन की पतंगें बिक्री के लिए लाई जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री मोदी की थीम पर बनी पतंगों की खास मांग है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों वाले पतंगे भी खूब चर्चा में है। चेन्नई में एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें पुलिस महकमे के इस्तेमाल आने वाले हथियारों और साजो सामान की नुमाइश की गई है। इस नुमाइश का मकसद पुलिस के कामकाज से लोगों को परिचित कराना है। इसमें तमाम तरह के आधुनिक हथियार रखे गए हैं और साथ ही पुलिस की वर्दियां और सुरक्षा और जांच पड़ताल में आने वाले उपकरणों को भी पेश किया गया है, ताकि लोग जान सके कि पुलिस कैसे काम करती है। राजस्थान के जोधपुर में आज से शुरू हो रहे हस्तशिल्प मेले में इस बार अनूठे शिवलिंग की नुमाइश हो रही है। इस बार मेले में 7000 किलो लोहे के स्क्रैप से 31 फीट की शिव प्रतिमा तैयार की गई है। इसके साथ ही 38 फीट का त्रिशूल और 13 फीट का शिवलिंग भी बनाया गया है। लोहे का ये स्क्रैप गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मंगवाया गया है। ये शिव प्रतिमा करीब 30 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई है। 2 महीने में तकरीबन 100 से ज्यादा कारीगरों ने इस प्रतिमा को तैयार किया है। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट और घंटाघर के मॉडल रोमांचक सिवोल्ड और गांधी जी की 35 फीट की प्रतिमा भी लोगों को चकित कर देगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को दरकिनार कर फराटा भरने वालों की अब शामत आ गई है। प्रशासन ने कल विशेष चेकिंग अभियान चलाकर पार्टियों के झंडे और हूटर लगी कई गाड़ियों के चालान किए और उन्हें जब्त कर लिया। शहर के 5 जगहों पर एसडीएम सदर निधि बंसल की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान काली सफेद फिल्म लगी गाड़ियों
को रोका गया और उन पर कार्रवाई की गई। यूपी के अमरोहा में कड़ाके की ठंड में स्कूल कॉलेज की लड़कियां जोर आजमाइश कर रही हैं। कुश्ती और कबड्डी की टीम में लड़कियों के चयन के लिए यहां पर कड़ा मुकाबला चल रहा है। प्रशासन की पहल पर जिले के स्कूलों से चुनी गई लड़कियों के बीच यहां सिलेक्शन के लिए प्रतियोगिता चल रही है। खेलों के प्रति लड़कियों का उत्साह देखते ही बनता है। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि उनकी टीम ने पावर प्ले के दौरान बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही खराब प्रदर्शन किया। हालांकि कप्तान के सूर्य कुमार यादव की प्रशंसा की। टारगेट का पीछा करते हुए भारत एक वक्त 57 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुका था, लेकिन अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव के तेज अर्धशतकों से भारत मैच में बना रहा। शिवम मावी ने 15 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली। दूसरे टी20 में टीम इंडिया को जीत के लिए 207 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 8 पर 190 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ ही मेहमान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। तीसरा और निर्णायक मुकाबला कल राजकोट में खेला जाएगा। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होने वाला है। इस बारे में बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने क्रिकेट कैलेंडर शेयर किया, जिसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में एक ही ग्रुप में होंगे। टूर्नामेंट में एक ग्रुप में भारत पाकिस्तान के साथ क्वालिफायर 1 की टीम होगी, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हैं। इनमें कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 6 मुकाबले सुपर 4 के होंगे। ओडिशा में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन हो गया है। राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और वर्ल्ड कप विलेज के उद्घाटन के मौके पर झारखंड और ओडिशा के बीच मुकाबला रखा गया। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक पुरुष वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता भी यहीं होनी है। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की प्रतिमा स्थापित की गई। बेलिंडा दुनिया की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर है जिनकी प्रतिमा स्टेडियम में स्थापित की गई है। साल 2021 में 73 क्रिकेटर्स की स्टैचू लगाने का ऐलान हुआ था, लेकिन तब खिलाड़ियों के नाम सामने नहीं आए थे। इस लिहाज से बेलिंडा 15वीं क्रिकेटर हैं जिनकी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रतिमा लगाई गई है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों पर गंभीरता जताते हुए संक्रमण से बचाव के उपायों पर जोर देने की बात कही है। साथ ही एक बार फिर डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संबंधित म्यूटेशन या फिर वेरिएंट को समझने के लिए अतिरिक्त विश्लेषण के साथ ही सीक्वेंस डेटा को साझा करने की जरूरत और महत्व पर जोर दिया है। टेड्रोस ने कहा है कि कोविड से संबंधित डेटा वैश्विक स्थिति और मजबूत जोखिम को लेकर आकलन करने के लिए डब्ल्यूएचओ के लिए जरूरी है। डब्ल्यूएचओ ने चीन पर कोरोना संक्रमण के सही आंकड़े को छुपाने का भी आरोप लगाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 36 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है। दरअसल पुतिन ने यह आदेश ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए लिया। पुतिन से रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने इस बारे में अपील की थी। उनकी अपील के बाद ही पुतिन ने ये बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रूस और यूक्रेन में रहने वाले रूढ़िवादी ईसाई लोग 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 36 घंटे के सीज फायर के ऐलान को अमेरिका पुतिन की नई चाल बता रहा है। रूस की तरफ से किए गए सीज फायर का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा है कि यूक्रेन के हमलों से परेशान पुतिन इस सीज फायर के जरिए अपने लिए ऑक्सीजन तलाश रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि पुतिन जो भी कहते हैं उसका जवाब देने से वो हिचकते हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प लगा कि 25 दिसंबर और नए साल पर यूक्रेन के अस्पतालों और चर्चों पर बमबारी करने के लिए वो तैयार थे। लगभग 11 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो निकट भविष्य में प्रभावी वार्ता की संभावना नहीं देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी ये युद्ध और भी आगे खिंच सकता है। गुटेरेस ने कहा है कि निकट भविष्य में प्रभावी शांति वार्ता की संभावना को लेकर आशावादी नहीं है। गुटेरेस ने भी कहा कि सैन्य टकराव जारी रहेगा और हमें उस पल का इंतजार करना पड़ेगा जब तक गंभीर वार्ता की संभावना न बन जाए। पाकिस्तान की सेना ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर 11 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान के मुताबिक दक्षिणी
वजीरिस्तान के अफगानिस्तान से सटी सीमा पर बाना जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कमांडर हाफिजुल्लाह तौरे उर्फ तौरे हाफिज को मार गिराया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि 11 आतंकियों को मार गिराने के साथ ही उसके सुरक्षा बलों ने हथियारों की बड़ी खेप भी बरामद की है। संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंसी यूएनडीपी ने यह कहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित 33 मिलियन लोगों में से 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोगों पर गरीबी का संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान में पिछली गर्मियों में विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि खलील हाशमी ने कहा है कि लगभग 8 मिलियन लोगों को अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगहों पर बसना पड़ा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ है। कुख्यात ड्रग लॉर्ड एल चापो के बेटे ओविडियो गुज़मैन लोपेज की गिरफ्तारी के बाद मैक्सिको में दहशत का माहौल है। लोपेज की गिरफ्तारी के विरोध में उसके समर्थकों ने कुलियाकान हवाई अड्डे पर गोलीबारी की। लोपेज के समर्थकों ने मैक्सिकन एयरलाइन की एक फ्लाइट को निशाना बनाया। फ्लाइट के एक पैसेंजर ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसमें फ्लाइट में बैठे सवारी सीटों के बीच घुटने टेकते नजर आए। दूसरी तरफ वीडियो में हवाई अड्डे के रनवे पर मैक्सिकन वायु सेना के विमानों को टैक्सी चलाते भी देखा गया। ओविडियो गुज़मैन लोपेज की गिरफ्तारी के विरोध में उसके समर्थकों ने उत्तरी राज्य सिनालोआ के कुलियाकन में जमकर उत्पात मचाया। ड्रग तस्कर के समर्थक में जगह जगह पर हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखे जा रहे हैं जिसमें वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ यातायात व्यवस्था को ठप करने के लिए ड्रग तस्कर के समर्थकों ने सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया। बोलीविया के दक्षिणपंथी विपक्षी नेता क्षेत्रीय गवर्नर लुई फर्नांडो केमाचो की गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। केमाचो की रिहाई की मांग को लेकर 500 से ज्यादा ट्रकों को कतार सांता क्रूज शहर के चारों तरफ देखने को मिली। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने केमाचो के समर्थन में सड़कों पर लाइन लगाई और बोलीवियन और सांता क्रूज के झंडे लहराए। केमाचो को वामपंथी नेता इवो मोरालेस के खिलाफ 2019 में तख्ता पलट करने से जुड़े मामले को लेकर आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। अमेज़न बड़ी छटनी करने जा रहा है। कंपनी ने 18,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का प्लान बनाया है। ले ऑफ की प्रक्रिया 18 जनवरी से शुरू होने जा रही है। सीईओ एंडी जेसी के शेयर किए गए नोट के मुताबिक इस बड़ी छटनी का सबसे ज्यादा असर कंपनी के ई-कॉमर्स और एचआर सेक्शन में काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ेगा। सेंसर बोर्ड ने पठान फिल्म को लेकर कुछ अहम बदलाव किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेशर्म रंग में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। गाने से दीपिका पादुकोण के क्लोजअप शॉट हटाए गए हैं। बहुत तंग किया गया लिरिक्स के साथ दिखाए गए कुछ विजुअल हटाकर दूसरे विजुअल लगाए गए हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण के साइड पोस्ट को भी हटाया गया है। कलेक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जन्मदिन को खास बनाने के लिए यशराज फिल्म्स ने दीपिका का पठान से नया लुक शेयर किया। इस पोस्टर को देख जहां दीपिका के फैंस काफी खुश हैं, तो वहीं पठान में उनके को स्टार शाहरुख खान ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।